नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर कई वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन उसके बाद जो है वीडियोस में निरंतरता नहीं आई। उसका जो कारण है वो कुछ पारिवारिक कारण है, लेकिन आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी तक मेरे वीडियोस निरंतर पहुँचते रहें। एक दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी से शेयर करनी थी वो ये है कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थे या रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आगे मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं पॉलिटिक्स और रिलीजन पर कोई वीडियो नहीं करूँगा। साथ ही करंट अफेयर और देश में जो भी चल रहा है या विदेश में जो हो रहा है, कुछ कहानियाँ, वो सभी आपके सामने मैं लाते रहूँगा। यही मेरी कोशिश रहेगी। तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो है बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो जिसके साथ 2002 में एक कांड होता है, वहीं अब 2022 में ये कहानी एक बार फिर से क्यों चर्चा में है, बिल्किस बानो क्यों चर्चा में है। वहीं हम शुरू से 2002 से 2022 तक की ये कहानी है, इस पर हम डिस्कस करेंगे और ये कहानी मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। बात है 27 फरवरी 2002 की। 27 फरवरी 2002 जब गोधरा कांड होता है। गोधरा कांड के बारे में आप सभी वाकिफ है कि गोधरा कांड में क्या हुआ था। गोधरा कांड में गोधरा में एक बोगी थी, उसको जला दिया गया था, जिसमें 59 कार सेवकों की जो है वो मौत हो गई थी। वहीं इसके बाद गुजरात में कुछ दिनों के बाद से ही पूरे गुजरात में दंगे भड़कना शुरू हुए। दंगे भड़कना शुरू हुए। इन्हीं दंगों के बीच कई सारी कहानियां थी, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो कहानी है बिल्किस बानो की। जी हाँ, बिल्किस बानो एक 21 साल की महिला जिसके साथ कुछ दंगाई बर्बरता से गैंग रेप करते हैं। उसी बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, उसकी माँ को मार दिया जाता है। साथ ही जो सबसे मतलब शॉकिंग जो बात है वो ये है कि बिल्किस बानो जब उसके साथ गैंग रेप हुआ था वो गर्भवती थी, उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो ये बात है 3 मार्च 2002 की, जब चारों तरफ पूरे गुजरात में दंगे भड़क रहे थे। वहीं गुजरात का एक जिला है दाहोद। दाहोद का जिले में एक गांव है रंधिकपुर। रंधिकपुर की ही बिल्किस बानो वहीं की रहने वाली थी। वहीं पर उसका पूरा परिवार रहता था, उसके रिश्तेदार वगैरह सारे सब कुछ वहीं रहते थे। तो 3 मार्च 2002 को क्या होता है कि सारे जो दंगाई है वो चारों तरफ घरों को आग लगाते हैं, लोगों को मारते हैं। तो ये दाहोद के रंधिकपुर की बात है। तो यहीं पर क्या होता है कि जो बिल्किस बानो है वो अपने परिवार के करीब 17 लोगों के साथ कुछ दूरी पर एक खेत है जहाँ पर बहुत सारे लोग छुपे हुए थे। तो वहीं पर बिल्किस बानो भी दंगाइयों से बचने के लिए खेत में चली जाती है, जिसमें उसके परिवार के कुल 17 लोग थे। तो अब आगे ये होता है कि जब दंगाई उस खेत में पहुंचते हैं तो उसके बाद जो 17 लोग बिल्किस बानो के परिवार के थे, उन 17 लोगों में से 10 लोग जो है वो वहां से भाग जाते हैं और वहां पर बचते हैं कुल 7 लोग, और जिसमें 30 दंगाई थे। तो जब 30 दंगाई वहां पर पहुंचते हैं खेत में, और बिल्किस बानो और उसके परिवार, उसके 3 साल की बच्ची, उसकी माँ और ये तमाम लोग जो 7 लोग वहां पर खेत में छुपे हुए थे, उसके बाद आगे जो कहानी होती है वही असली कहानी है। वही एक बर्बर घटना जो है पूरे हिंदुस्तान को जितने झकझोर दिया, एक ऐसी घटना जो हमारे देश की सबसे पहली निर्भया थी। तो आगे होता यह है कि दंगाई उन 7 लोगों को मारना शुरू करते हैं। उन दंगाइयों में से कुछ दंगाई बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करते हैं। बिल्किस बानो के साथ जब गैंग रेप होता है, उसी के साथ उसकी जो माँ थी उसके साथ भी गैंग रेप होता है। तो गैंग रेप के बाद क्या होता है कि इसकी 3 साल की बच्ची और परिवार के सारे सदस्यों को मार दिया जाता है। लेकिन दंगाइयों को ये लगता है कि ये जो 7 के 7 लोग हैं, ये सातों लोग मर चुके थे। लेकिन वहीं पर बिल्किस बानो जो थी वो 3 घंटे तक बेहोश थी, लेकिन उसके जो तमाम रिश्तेदार, जो माँ थी, जो 3 साल की बेटी थी, उसकी डेथ हो जाती है। वही 3 घंटे के बाद जब दंगाइयों को ये लगता है कि बिल्किस मर चुकी है, वो दंगाई वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बिल्किस बानो को होश आता है। अब आगे ये होता है कि बिल्किस बानो को जब होश आता है तो बिल्किस बानो के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। बिल्किस बानो जब उस खेत से बाहर निकलती है तो किस्मत से एक महिला उसे मिलती है। उस महिला को कुछ उस पर तरस आता है। उसके बाद वो महिला और ये लोग मिलकर जब कहीं किसी मदद मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक होमगार्ड था। वो होमगार्ड जब इसकी कहानी सुनता है तो वो
उनसे कहता है कि चलिए हम पास का एक पुलिस थाना है, जिसका पुलिस थाना जो था लीम खेड़ा, जो रणदीपुर के पास में ही था। तो ये सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वहाँ पर इसकी कंप्लेन दर्ज नहीं करती है। कंप्लेन दर्ज नहीं की जाती वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब बिल्किस बानो की मेडिकल रिपोर्ट होती है तो वहाँ पर जितने भी तमाम जो डॉक्टर्स जो मेडिकल रिपोर्ट्स लेते थे वो भी गलत मेडिकल रिपोर्ट देते हैं, और उसके बाद बिल्किस बानो जो दंगों का रिलीफ कैंप था बिल्किस वहाँ पर चली जाती है। और कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन बिल्किस की ये जो कहानी है ये देश के तमाम एनजीओ और महिला आयोग को पता चलती है। जब महिला आयोग को बिल्किस की ये कहानी पता चलती है कि उसके साथ बर्बरता से गैंग रेप हुआ है, उसकी बच्ची को मार दिया गया है, उसकी मां को भी मार दिया गया है, पूरे परिवार को मार दिया गया है, तो महिला आयोग बिल्किस से संपर्क करती है और उसके बाद इस मामले को थोड़ा सा उछाला जाता है। इस मामले को उछालने के बाद क्या किया जाता है कि महिला आयोग और बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्किस की ये कहानी सुनता है, उसके बाद उस पर विचार करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस में लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं ये केस काफी स्ट्रांग है। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के साथ हुई इस घटना की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप देती है। उसके बाद क्या होता है कि सीबीआई गुजरात जाती है और बिल्किस बानो के साथ हुई घटना की जांच करती है। सीबीआई सबूतों को जुटाने में लग जाती है, लेकिन सीबीआई के हाथ में जो एक सबसे जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि सीबीआई बिल्किस बानो का जो परिवार है उनकी कब्रों को खोदती है। लेकिन कब्रों को खोदने के बाद जो चीज पता चलती है वो ये कि बिल्किस बानो का जो पूरा परिवार है उनको जब दफन किया गया था तो उनके धड़ से उनका सर नहीं था। उनका सर क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने जो दंगाई और ये सारे लोग थे, इन्होंने सोचा कि अगर हम सर को काट देंगे और सिर्फ धड़ को दफनाएंगे तो शायद हम सबूतों को मिटाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यही सारी चीजें, लेकिन सीबीआई इस दौरान कई सबूत इकट्ठा करती है। सीबीआई उस मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजों और इनको देखती है कि यहां पर भी लापरवाही है, पुलिस से भी लापरवाही हुई है। तो इन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद इस दौरान एक चीज ये भी होती है कि बिल्किस बानो को धमकियां मिलती है कि तुम केस वापस ले लो। तो बिल्किस बानो जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहती है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो का ये जो केस है ये गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर देती है, जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट है वहां पर। इसके बाद सीबीआई जांच करती है और मुंबई के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है। तो मुंबई का जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई का, वो इन तमाम लोगों को उम्र कैद की सजा देता है। जितने भी 11 लोग थे उन सबको उम्र कैद की सजा देता है। लेकिन उम्र कैद की सजा के बाद होता यह है कि जो ये तमाम 11 लोग थे, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि वैसे ये कुल 17 लोग थे, लेकिन कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया था और 2 लोगों की इस दौरान में मौत हो गई थी। तो उसके बाद सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है वो 2008 में अपना जजमेंट सुनाती है और इस जजमेंट में 11 लोगों को जो है उम्र कैद की सजा देती है। इसके बाद ये 11 लोग अपनी सजा माफ करने के लिए या उसके लिए ये हाई कोर्ट जाते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं। इस दौरान जब ये 11 आरोपी बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं तो साथ में सीबीआई भी बॉम्बे हाई कोर्ट जाती है। ये 11 लोग बॉम्बे हाई कोर्ट इसलिए जाते हैं कि उनकी जो सजा है वो उम्र कैद की जो वो काफी मतलब ज्यादा है और हमको इसमें कहीं ना कहीं माफी मिलनी चाहिए। लेकिन सीबीआई जो है वो इसलिए जाती है कि ये सिर्फ एक बलात्कार नहीं था, यहाँ पर बिल्किस के तमाम जो परिवार वाले थे उनकी हत्या भी की गई थी, बिल्किस गर्भवती भी थी। तो सीबीआई का ये मानना था कि इन 11 लोगों को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो सीबीआई का जो कोर्ट था उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखती है। इस सजा को बरकरार रखने के बाद ये तमाम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मामले को देखने के बाद, सारे सबूतों को देखने के बाद इनकी उम्र कैद की जो सजा है वो वैसी की वैसी बरकरार रखती है। साथ में ये लोग क्या करते हैं कि इस दौरान ये लोग सुप्रीम कोर्ट में 2 बार और एक अर्जी दाखिल करते हैं और कहते हैं कि हमारी सजा में कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी वो बरती जाए, छूट बरती जाए। तो यही सारी चीजें होती हैं। रिव्यू पिटीशन दायर किया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला सुनाता है कि इन 11 लोग जो है ये दोषी है और इनको उम्र कैद की सजा है। लेकिन साथ में देश के इतिहास में पहली दफा यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि बिल्किस बानो के साथ जो ये घटना हुई है उसका पूरा परिवार उजड़ गया है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है,
तो इसलिए बिल्किस बानो को एक सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए और साथ में एक घर मुहैया किया जाए। तो ये देश में, हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो बिल्किस बानो के साथ यही सब कुछ हुआ था। 2008 में फैसला आता है, उसके बाद फैसले में रिव्यू पिटिशन दायर किया जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, यही सारी तमाम चीजें होती है। बिल्किस को इस दौरान गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए, घर, नौकरी, ये तमाम चीजें मिलना था। तो यही सारी चीजें हुई। ये तो हो गई बिल्किस बानो की कहानी। लेकिन 2002 के बाद जब ये घटना हुई थी, उसके बाद अब 2022, मतलब इतने साल बीतने के बाद, 20 साल बीतने के बाद एक बार फिर से 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो एक बार फिर क्यों चर्चा में आई, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि 15 अगस्त से कुछ दिन पहले जो 11 आरोपी थे, उनमें से एक आरोपी था राधेश्याम। राधेश्याम गुजरात सरकार को एक खत लिखता है। उस खत में वो ये कहता है कि हमने गैंग रेप और ये सारी जो चीज़ें हुई थी, उसके बाद हम लोग 15 साल की जो सज़ा है वो करीब काट चुके हैं, तो इस मामले में हमको रिहाई दे दी जाए। तो गुजरात सरकार क्या करती है कि ये जो खत है और ये अर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड करती है। सुप्रीम कोर्ट में जब फॉरवर्ड किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये सरकार, जो गुजरात सरकार है और गुजरात राज्य है, ये इसका आंतरिक मामला है। तो देखिए, एक बात ये होती है कि अगर देश में कोई क्राइम या कुछ भी होता है, किसी को सजा मिलती है, तो देश का जो राष्ट्रपति होता है वो किसी की भी सजा माफ कर सकता है। साथ ही अगर किसी राज्य का आंतरिक मामला है तो वहां का जो गवर्नर है, राज्यपाल जो है, वो भी किसी की सजा माफ कर सकता है, उसके पास ये ताकत होती है। तो ये तमाम चीजें हुई। राधेश्याम जो है गुजरात सरकार को खत लिखता है, गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि ऐसी ऐसी एक अर्जी आई है, तो इसका क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को बोल देती कि आप ही इसका निर्णय करो। तो इसके बाद क्या होता है कि राधेश्याम तो इतनी सजा काट चुका है, लेकिन उसके साथ जो 11 लोग हैं वो भी सजा काट चुके हैं। तो उसके बाद 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार इन 11 आरोपियों को रिहा कर देती है, ये कहकर कि इनका जो चाल चलन है, इनका जो व्यवहार है, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो सब अच्छी हैं, तो इस कारण इनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन्होंने गैंगरेप किया था, 3 साल की बच्ची का मर्डर किया था, उसकी, बिल्किस की माँ के साथ भी गैंगरेप किया था। तो ये एक इतनी बड़ी घटना थी। उसके बाद जब इनकी रिहाई होती है, रिहाई तक तो ठीक था, लेकिन जब ये अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां पर गांव के तमाम लोग हार माला के साथ इन सभी का स्वागत करते हैं। देश में खैर आजकल हम ये तमाम चीज़ें देखने लगे हैं कि जब भी कोई आरोपी रिहा करता है, रिहा होता है, और उसके ऊपर एक स्पेशल रिलीजन या इससे रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, तो वो उनका स्वागत किया जाता है। ये हमारे देश में ऐसी पहली घटना नहीं है। अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हमने देखी है। तो अब गुजरात सरकार जो है वो अपने इस फैसले में ये दलील देती है कि इन तमाम आरोपियों का जो है चाल चलन वो काफी अच्छा था, और कुछ लोगों की जो घर की माली हालत थी वो भी ठीक नहीं थी, तो इस कारण इन सभी को रिहा किया जाता है। और उसमें जो रिहा किया जाता है उसमें गुजरात सरकार की एक नीति है। मतलब ये नीति 1992 की है, लेकिन 2014 में इसमें सुधार हुआ था। तो इसमें यह कहा गया था कि जो कैदी जिनका चाल चलन अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं है, जो अपनी आधी सजा काट चुके हैं, उनको माफी दी जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसके साथ ही 2004 की जो ये नीति है, इसमें एक चीज ये है, कुछ नियम ये है कि वो कैदी जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा हत्याएं की है, जिनके ऊपर गैंग रेप का आरोप सिद्ध हो गया है, उन लोगों की रिहाई किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। लेकिन गुजरात सरकार का यह भी कहना था कि इन लोगों पर जो आरोप है वो 2008 में सिद्ध हुआ था, और जो नीति में बदलाव हुआ था वो 2014 में हुआ था, तो इन पर जो है 1992 की नीति लागू होगी। खैर ये सारी चीजें हुई, लेकिन एक चीज इसमें यह भी है कि हमारे देश में एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का। इस एक्ट के तहत अगर देखिए कहीं पर अगर कुछ क्राइम होता है तो वहां की जो लोकल पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन अगर कोई बड़ा केस होता है तो उस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी मतलब जो स्पेशल एक कमेटी बनाई जाती है, या तो सीबीआई वगैरह, इनको केस सौंप दिया जाता है। तो 1946 का जो केस है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत क्या होता है कि
अगर किसी राज्य में सीबीआई या ये जांच करती है और आरोप सिद्ध करती है सीबीआई का कोर्ट वगैरह, तो ऐसे मामलों में गुजरात सरकार या राज्य सरकार को किसी भी तरह का कोई हक नहीं होता कि वो किसी भी कैदी को रिहा किया जाए। लेकिन उसके बाद भी इन सभी की रिहाई होती है। तो एक 1992 की जो नीति थी, जो जिसमें 2014 में सुधार किया गया था, एक इसकी दलील दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा हत्याएं की है, जिन पर गैंगरेप का आरोप सिद्ध हो गया, उनको किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जा सकता। ये गुजरात सरकार ने खुद कहा है 2002 की इस नीति में। और साथ में 1946 की जो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसके तहत भी ये कि अगर कोई सीबीआई जांच करती है तो वहां पर भी आप माफी नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो इन सभी को रिहा किया जाता है, इनका स्वागत होता है। तो कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट का जो पॉइंट था वो ये भी था कि अगर कोई कैदी जिसके रिहा होने के बाद समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसको रिहा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए चारों तरफ सोशल मीडिया और इन सब पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और खैर समाज तो ठीक है, बिल्किस बानो और उसका जो पति है उनके मन पर इस समय क्या चल रहा होगा। तो ये जो तमाम जो कहानी थी बिल्किस बानो की 2002 से लेकर 2022 तक, इसमें क्या हुआ था, कैसे रिहा हुए थे, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था, तो ये कहानी आपने सुनी। तो यही थी बिल्किस बानो की कहानी जो इस समय चर्चा में है। तो दोस्तों इस तरह के और आगे भी मैं वीडियोस आप सभी तक लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही, और आगे अगर इस कहानी में कोई अपडेट होती है तो मैं जरूर आपको अवगत कराऊंगा। और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आगे आप सभी तक इस तरह से निरंतर वीडियो पहुंचते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।